हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक की तिवारी बुक का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम, समाजशास्त्र अध्ययन पद्धति, इन चारों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि इनके अध्ययन के केंद्र में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका कार्य कारण संबंध आसानी से बताया जा सकता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति भी लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि इनके अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति और उसकी क्रियाएं हैं, जिनका अध्ययन निष्पक्षता से करना कठिन है। इसलिए इन विषयों के विज्ञान होने पर आपत्ति प्रकट की जाती है। इस आपत्ति के संबंध में पीएच लैंडिस का कहना है, विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। रेडक्लिफ ब्राउन अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखते हैं कि निस्संदेह समाजशास्त्र विज्ञान है, पर अभी तक यह एक परिपक्व विज्ञान नहीं बन सका है। यह अपने शैशव काल प्रारंभिक अवस्था में है। यह एक निर्माणाधीन विज्ञान है। फ्रीडमैन अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को अर्धविकसित विज्ञान कहते हैं, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो विज्ञान बनने के प्रारंभिक स्तर में है। सेलिंगमैन ने समाजशास्त्र को मूलभूत सामाजिक विज्ञान कहा है। कॉम्ट दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि संसार में केवल एक ही सामाजिक विज्ञान है, वह है समाजशास्त्र। अतः समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गुरविच का मानना है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक नहीं अपितु अनेक सामाजिक विज्ञान होने चाहिए। इन्होंने लिखा कि अब समाजशास्त्रियों ने विश्व राज्य की स्थापना का विचार छोड़ दिया है, अर्थात एक ऐसे अधिक सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व और उपयोगिता स्वीकार करने लगे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है, अतः समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करता है। उपरोक्त विद्वानों के कथन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि बॉन्स और बेकर अपनी पुस्तक सोशल थॉट फ्रॉम लूर टू साइंस में लिखते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की स्वामिनी या दासी नहीं, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है। समाजशास्त्र का इतिहास मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल आदि से घनिष्ठ संबंध रहा है। अनेक इतिहासकार जैसे अर्नोल्ड टॉयनबी, सिम्पसन, पॉल बर्ग आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। कार्ल मैनहीम ने तो इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध को रेखांकित करने के लिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र की कल्पना की है। जॉन हॉवर्ड ने इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र तो समाजशास्त्र को वर्तमानकालीन इतिहास कहा है। इतिहास के द्वारा हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, जो समाजशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। फिर भी यह कहा जाता है कि इतिहास का संबंध भूतकाल से है, तो समाजशास्त्र का वर्तमान के साथ। इतिहास मूर्त का तो समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है। इस संबंध में रॉबर्ट पार्क का कहना है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। रॉबर्ट बियरस्टीट द सोशल ऑर्डर इतिहास और समाजशास्त्र के भेद को समझाते हुए लिखते हैं, यदि अतीत को शताब्दियों से लुढ़कता हुआ वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की अभिरुचि उन विशिष्ट धागों और पट्टियों में होगी जिससे कपड़ा बना है, जबकि समाजशास्त्र की रुचि उन प्रतिमानों में होगी जो उसमें दिखाई देते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और इतिहास आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों की अध्ययन वस्तु समाज है।
अंतर सिर्फ इतना है कि मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र जो है सभ्य समाज का अध्ययन करता है। अधिकांश मानवशास्त्री जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, जिनकी अवधारणाएं दोनों विषयों में समान रूप से पढ़ी जाती हैं, समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। अगर यह कहा जाए कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्रियों से अधिक मानवशास्त्रियों का अध्ययन किया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रोबर ने मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। हॉबल का कहना है कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र बिल्कुल समान और एक है। डेटली ब्राउन मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। ये सारी कोटेशन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। फिर भी इन दोनों विषयों में कुछ अलग अंतर है। सर्वप्रथम अंतर विषय क्षेत्र के आधार पर, अर्थात मानवशास्त्र प्रमुखता आदिम समाज का तो समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा मूलभूत अंतर अध्ययन पद्धति को लेकर है। मानवशास्त्र द्वारा सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सी थॉमस ने अर्थशास्त्र को विस्तृत और समाजशास्त्र की एक शाखा माना है। विकसित अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहते हैं, जबकि सिल्वरमैन इसे पितृविज्ञान की एक शाखा कहते हैं। लेकिन मैकाइवर, मार्क्स, वेबलन, पेरेटो आदि विद्वानों ने दोनों के बीच पारस्परिक संबंध की बात कही है। आर्थिक कारक को तो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ वर्षों पूर्व राज और समाज का एक ही माना जाता था, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज और समाज में अंतर किया जाने लगा। राज का अध्ययन राजनीति शास्त्र के द्वारा तो समाज का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाने लगा। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्रौद्योगिकी के दो भेद हैं। प्रथम राजनीतिक प्रौद्योगिकी, द्वितीय आर्थिक प्रौद्योगिकी। समाजशास्त्र सामाजिक प्रौद्योगिकी तत्वों, राजनीति शास्त्र राजनीतिक प्रौद्योगिकी के निर्माण में सहायक है। गिरीश ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। आपके ही शब्दों में समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो। वर्तमान में इन दोनों विषयों को इतना बढ़ा दिया गया है कि बर्टमोर द्वारा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र की कल्पना की गई। एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन भी किया गया। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी घनिष्ठ संबंध है। इनके संबंधों को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। गिन्सबर्ग का कहना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करता है। साथ ही सामाजिक व्यवहारों, संबंधों, अंतःक्रियाओं आदि को जानने के लिए समाजशास्त्र को मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान परस्पर संबंधित है। इनके संबंध को देखते हुए समाजशास्त्र में सामाजिक मनोविज्ञान नामक एक नई शाखा का विकास हुआ है। अनेक मनोवैज्ञानिकों जैसे फ्रॉयड, जी.एच. मीड, चार्ल्स कूले, ब्लूम, क्लाइनबर्ग, हाइमन, न्यूकॉम्ब आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में प्रमुखता से किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच का एक कड़ी का काम करता है। फिर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दो स्वतंत्र विषय हैं। दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। जैसे मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। ऑटो क्लाइनबर्ग अपनी पुस्तक सोशल साइकोलॉजी में लिखते हैं कि समाजशास्त्री मुख्य रूप से समूह के व्यवहार में रुचि लेता है, जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। बोगार्ट्स के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का तो समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।
उक्त अंतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। समाजशास्त्र और भूगोल भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भौगोलिक घटनाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। भूगोल पर समाजशास्त्र के प्रभाव को देखते हुए भूगोल में एक नई शाखा मानव भूगोल का विकास हुआ है। मॉन्टेग्यू, हंटिंगटन, रेडजेल आदि विद्वानों ने मानव सभ्यता के विकास में भौगोलिक घटनाओं की भूमिका को उल्लेख किया है। प्राकृतिक और भौगोलिक घटनाओं का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि को प्रभावित करती है। टैनबी तो सभ्यता के उत्थान और पतन में प्राकृतिक घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए चुनौती और प्रत्युत्तर संबंधी विचार को प्रस्तुत करते हैं। फिर विषय सामग्री, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियों के आधार पर दोनों स्वतंत्र एवं पृथक हैं। समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक नियमों की बात सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में ही की गई थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समाजशास्त्र भी एक प्रकार से दर्शन शास्त्री ही है। दुर्किम का कहना है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान के विकास में इसका प्रभाव अधिक है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स, लॉक, कॉम्ट, मार्क्स या पूर्णतः दर्शन शास्त्री ही रहे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार समाजशास्त्र और समाजकार्य भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाजकार्य का विकास समाजशास्त्र के पश्चात हुआ है। ऐसा माना जाता है कि समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है जबकि समाजकार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसे विकसित करने में समाजशास्त्रियों जैसे एंडरसन, बोगार्ट्स, लिंडमैन, ओडम, गिलिन, सदरलैंड आदि का काफी योगदान रहा है। जॉर्ज सिम्पसन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के बीच एक अटूट एकता है। यह एकता काल्पनिक नहीं है, यह विभिन्न अंगों में एक गतिशील एकता है। हर अंग दूसरे अंग के लिए, अन्य अंगों के लिए अनिवार्य है। रॉबर्ट बीरेस्टीर समाजशास्त्र की प्रकृति विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से वर्णित करते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्रकृति विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सीढ़ीबद्ध और प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तर्कयुक्त और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है जिसमें हमने समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध पढ़ा और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।